तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी गणमान्य वहां पर मौजूद हैं और आपने सुना पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन हुआ और अब प्रणव अडानी संबोधित कर रहे हैं। अभी उद्योगपति घरानों के जो उद्योगपति मौजूद हैं वो अपना संबोधन देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधित होगा। फिलहाल हमारे साथ मेहमान चर्चा में बने हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज पिनुली यूकेडे नेता है और राजेंद्र बिजली राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र बिजली आपके पास आऊंगे। एक छोटा सा एनालिसिस, जो यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, आपका एनालिसिस क्या है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? आज पहला दिन है। दिव्य दर्शन जी, ये जो 2 दिन का इन्वेस्टर समिट है, मुझे तो लगता है कि आज धामी जी ने जिस तरह से इसका ऑर्गेनाइज किया है वो अपने आप में एक उल्लेखनीय काम है। अगर आप इसको देखें हर तरह से कि जिस तरह से इस पे वर्क किया गया, पिछले 1 साल से इस पे काम हो रहा था, उसके परिणाम धीरे धीरे करके ज़मीन पे उतरते दिखाई दे रहे हैं। आज पहली बार अगर आप ये देखें 44,000 करोड़ के जो एमयू हैं वो ग्राउंडिंग हो गए, मतलब उन पे काम शुरू हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2.5 लाख करोड़ के जो एमयू जो हैं वो साइन हो चुके हैं और इन सब के जो पीछे जो है अगर आप देखिए 3 लाख करोड़ का पूरा जो है इसमें इनका गोल था, जो ऑलमोस्ट करीबन करीबन वो पार कर चुके हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर जो 1 साल पहले जो रोड इसके ऊपर काम किया गया, ग्राउंड वर्क किया गया, जो 27 पॉलिसीज़ हैं उसमें अमेंडमेंट करे गए, उसको जो है सरलीकरण किया गया, सिंप्लीफिकेशंस किया गया है और वन विंडो सिस्टम बनाया गया। और जिस तरह से जो है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से इस जो है ग्लोबल जो है इन्वेस्टमेंट समिट को जो है एक धरातल पे उतारा गया, अपने आप में ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया है। और आप ये देखें कि आज के समय में जिस तरह से उत्तराखंड स्टेट को, क्योंकि एक बड़ी छोटी स्टेट है, इसमें अपने बहुत सारे दिक्कतें हैं, उसके बावजूद इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, आपके एनर्जी सेक्टर में काम करना, वेलनेस और टूरिज्म में काम करना, और आपको इवन आप समझ लीजिए कि फॉरेस्ट में जो है जिस तरह से कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर जो काम हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है काम धामी सरकार ने किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और बहुत बड़ा काम हो रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से पीस ऑफ डूइंग बिजनेस में, और जो तमाम उद्योगपति यहाँ पर आए हैं उनका जो आमंत्रण खुद मुख्यमंत्री ने दिया था, जो रोड शोज किए थे, आज उसी का नतीजा है कि ये भव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। दिगंबर नेगी जी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सरकार के लिए, क्योंकि बहुत प्रेशर है यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ की मेकिंग को देखते हुए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आना, इतना भव्य आयोजन करना, प्रेशर बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आज इन्वेस्टर समिट के ऊपर मैं चौथी बार आपके टीवी चैनल पर आया हूं और हर बार जो शुरुआत से मैं जो कहता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट समिट उत्तराखंड के लिए खुशहाली लेकर आएगा, एक नई सौगात उत्तराखंड को मिलेगी। और आज हमारी डबल इंजन की सरकार के मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी के रूप में यहाँ पर देहरादून में उपस्थित होकर के इन्वेस्टर्स को एक गारंटी अपनी तरफ से दी है। दूसरी ओर उस गारंटी को धरातल पे उतारने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये दोनों बातें ये तय करती हैं कि उत्तराखंड में होने वाला जो निवेश है वह अवश्य धरातल पर उतरेगा, जिससे उत्तराखंड के जनजीवन में एक नई विकास की धारा फूटेगी, जिससे लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, नौजवानों के रोजगार को लेकर के सपने पूरे होंगे। और यह इन्वेस्टर समिट जिस प्रकार से आज पूरा शहर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, उत्तराखंड का हर नागरिक इन्वेस्टर समिट के प्रति आशा लगाए बैठा है। उन सब की आशा और विश्वास पर यह इन्वेस्टर समिट खरा उतरेगा। आज देश और विदेश से आए हुए उद्योगपतियों का यह सैलाब यह सिद्ध करता है कि उनको उत्तराखंड की गवर्नमेंट पे भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा है और वो इस राज्य में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और उनका निवेश फलित होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। यह आज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रहा है और आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के उद्योग हर क्षेत्र में जो
उद्योग धंधे हैं वो विकसित होंगे, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे जो है रिसर्च फील्ड हो। हर फील्ड में यहाँ, इवन की डिफेंस के फील्ड में भी यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। ऑलरेडी उत्तराखंड में 3 DRDO की लैब्स हैं, 2 रक्षा संस्थान काम करते हैं, उन पे आधारित यहाँ पर कुछ नए काम खड़े होने वाले हैं, जिससे कि यहाँ के हर प्रकार के युवा को, हर प्रकार के स्किल्ड और अनस्किल्ड युवा को यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, इन सब आयोजन से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जो कायाकल्प पिछले कुछ दिनों में हुआ है इस पूरे शहर का, अगर बात की जाए खासतौर पर राजधानी देहरादून का और FRI का, उससे ये स्पष्ट है कि आप कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं। मंशा की ज़रूरत है और टाइमिंग की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे दिव्या, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। चाहे आप ऑगर मशीन कहीं से मंगाने की बात हो, अमेरिका से मशीनें लाने की बात हो, चाहे आप देश के विभिन्न हिस्सों से जो मशीनें आई हैं, अभी सिलक्यारा में हमने देखा है, इस तरीके के काम। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति पे के ऊपर जो है वो सब कुछ निर्भर करता है। अगर एक सिलक्यारा टनल के लिए इतने लोग लग के और इतनी सारी मतलब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी लग के वहाँ पे वो कराया जा सकता है, एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार करे तब, अगर सरकार चाहे तो इसमें अगर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज जिनके नाम वहाँ पे हैं, अगर ये सारे बड़ी इंडस्ट्रियाँ उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं तो इनका स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में है तो प्रधानमंत्री का भी स्वागत है, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति रही है। और अगर प्रधानमंत्री तो देश के हैं तो वो हमारे प्रदेश में आए हैं तो उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टर समिट की बात है, अभी राजेंद्र मिश्र जी ने बताया कि 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है ऑन ग्राउंड हो गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। चलो 2018 की जो नाकामियां हैं, 2018 का जो नकारापन है, 2018 में जो हमारा बुकानून गया, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं रहे, वो भाग गए। चलो उस नकारेपन से कुछ तो इस सरकार ने सीखा है। 3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50,000 करोड़ का भी अगर ये इन्वेस्टमेंट ले आए, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन वो जो ला रहे हो वो किस सेगमेंट में ला रहे हो? जैसे 2018 में बड़ी बड़ी बातें हुई, बोला 119 जो इन्वेस्टमेंट है वो टूरिज्म में है। अगर 119 इन्वेस्टमेंट में 19 इन्वेस्टमेंट भी उत्तराखंड के अंदर हो चुके होते तो हर जिले में एक इन्वेस्टमेंट अगर चला गया होता तो उत्तराखंड की आर्थिकी और उत्तराखंड की चीज़ें बहुत बदल जाती। अभी आयुष एंड वेलनेस की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि 2018 में 22 MOU साइन हुए थे आयुष एंड वेलनेस के लिए। और आयुष एंड वेलनेस में बोला गया था कि केरल को भी उत्तराखंड पीछे कर देगा आयुष एंड वेलनेस में, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हैं वो है। लेकिन एक भी धरातल पे नहीं आया। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वैसे ही अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, उत्तराखंड वाइज स्टेट था जिसके अंदर IT का एक बजट होता था 120 करोड़ का। आज वो बजट कहाँ है पता नहीं। और इन्वेस्टमेंट की बात अगर सरकार कर रही है, देखिए अगर 44,000 करोड़ का ऑन ग्राउंड आया है तो ये खुशी की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का साधुवाद। लेकिन सरकार को चाहिए कि जितने भी MOU साइन हो, MOU का मतलब ये नहीं होता है कि आपके इंडस्ट्री लग गई। MOU एक केवल कोरा पेपर है जिसके अंदर दोनों लोग बैठ के अपनी सहमति देते हैं, हाँ मैं करूंगा और हम ये करेंगे। सरकार क्या उनको उतना चीज़ों दे पाएगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएगी? और अगर हमने केवल नीचे के 3 प्लेन के 3 जिलों के अंदर अगर इंडस्ट्री लानी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ सफिशिएंट इंडस्ट्री है। अब आप जो है पहाड़ के 10 जिलों के लिए जो आप इंडस्ट्री लाओगे वो इंडस्ट्री यहाँ पे उत्तराखंड का भला करेगी। इसके अलावा एक बात और है कि हमारा जो प्रदेश है वो सिस्मिक जोन 5 में है। इसको लेके भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की इंडस्ट्रियों को पहाड़ में लाना है, क्योंकि अगर हैवी इंडस्ट्री आप पहाड़ में लाओगे तो हैवी इंडस्ट्री पहाड़ में नहीं चलेगी। दूसरी बात, पहाड़ों में अगर 10 जिलों में आपको इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लैंड।
पहाड़ों में लैंड की जो कमी है वो क्यों है, क्योंकि चकबंदी अभी तक नहीं हुई है। जो बेसिक एक चीज है, अगर आपको सरकार की जमीन एक तरफ भी लानी है जी और काश्तकारों की जमीन एक तरफ लानी है तो भी आपको चकबंदी करनी पड़ेगी। चकबंदी अभी तक नहीं हुई है, पैमाइश अभी तक नहीं हुई है प्रदेश बनने के बाद। जो ये 6,000 हेक्टेयर, सॉरी 6,000 एकड़ का जो ये लैंड बैंक की बात करते हैं, ये लैंड बैंक है कहाँ? सरकार को पहले ये चीजें, और दूसरी आज सरकार के मैं भी चौथी पांचवी बार आपके चैनल पे इन्वेस्टर समिट के बीच में हूँ, इन्वेस्टर समिट की डिबेट में हूँ, तो हर बार सरकार की तरफ से बोला जाता है कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा, विपक्ष साथ नहीं दे रहा। एक बहुत छोटी सी चीज है दिव्या, इतना बड़ा आपके प्रदेश में जो है एक कार्यक्रम चल रहा है, आपके प्रदेश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, किसी भी विपक्ष को एक न्योता तक नहीं दिया सरकार ने। और सरकार चाहती है कि विपक्ष जो है उनका साथ दे। पहले अपने तरफ से तो एक हाथ बढ़ाओ, पहले विपक्ष को लाओ तो सही, आप बताओ तो सही किस तरीके के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तभी तो विपक्ष आपको बताएगा कि हाँ साथ देगा या विरोध करेगा, जो भी करेगा उसके ऊपर हो। अभी एनर्जी सेक्टर की बात आई, ये हमें बहुत डिफाइन करके सोचना पड़ेगा कि क्या हम बड़े डैम बना रहे हैं या फिर अल्टरनेट एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं। अगर हम बड़े डैम बना रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर उत्तराखंड। जोशीमठ हम देख चुके हैं जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सरकार इन सारी चीजों को करती है और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो है एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का अगर ऐसे इवेंट कर रही है। बट खाली ये 2018 में 2019 के लोकसभा चुनाव और 2023 में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ना हो। और दूसरी बात एक चीज में और एक बात और बोल रहा हूँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी है और गारंटी उनकी चल भी रही है, 3 प्रदेशों में उनकी गारंटी चली। तो मैं भी कुछ उनके 4 गारंटियां मैं भी प्रधानमंत्री जी से मांगना चाहता हूँ इस प्रदेश के हित में। सबसे पहले तो हमारा भू कानून की गारंटी दे दें, उसके बाद मूल निवास की गारंटी दे दें प्रधानमंत्री जी, उसके बाद जो है पहाड़ों में जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है एक कलेक्शन सेंटर या फिर कोल्ड स्टोरेज। अभी बहुत दुख हुआ, माल्टा को इन्होंने केवल 10 रुपए किलो माल्टा को समर्थन मूल्य दिया है सरकार ने। एक आप बताइए कि अगर एक किसान जो है पहाड़ में माल्टा उगाता है 10 रुपए, ये कोई वो नहीं है ना, आपका वहां पे कोल्ड स्टोरेज है, तो उसमें किसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल। राजेंद्र बेस जी, एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप 3 लाख करोड़ के निवेश की इतनी भारी भरकम अमाउंट की जब आप बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास लैंड बैंक होना ज़रूरी है, आपके पास रोड मैप होना ज़रूरी है कि कौन से सेक्टर्स में आप निवेश करवाना चाह रहे हैं और कौन से एरियाज़ हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। आपको लगता है जो परिस्थितियाँ आज के समय में हैं उत्तराखंड में, उसको देखते हुए पहाड़ पर फीजिबल है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहुंचाना किसी भी स्तर पर, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के? पहले नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे इस इन्वेस्टर समिट के बारे में पता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक आम जनता को या आम लोगों को नहीं पता। मैं आपको पहले एक छोटी बात बताता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी जो है लैंड एक्वायर करी है, लैंड जो बैंक बनाया है, ये 6,000 एकड़ का है। अगर हम बात करें तो करीबन 30,000 बीघा जमीन जो है उधम सिंह नगर में स्पेशली इसके लिए प्रोक्योर की है और उसको जो है उसकी पूरी मतलब आप समझ लीजिए उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। पहली चीज, लॉजिस्टिक पॉलिसी के बीच में इन्होंने एक लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है जिसमें एक कंटेनर हब को जो है इन्होंने एक स्वीकृति दी है। मतलब जो भी माल होगा जब आप उसको करेंगे तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कंटेनर चाहिए, आपको लॉजिस्टिक पॉलिसी चाहिए और किस जगह होगा वो इन्होंने भी जो है उसको फिक्स कर दिया। वो भी उधम सिंह नगर के पास इन्होंने बनाया। एक बात है। इसके अलावा जो है अभी इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो है जो बात करी है, करीबन 6 MOU साइन करें और उसमें काफ़ी देहरादून के जो है बहुत सारे लोग हैं, स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी मतलब इंग्लिश स्कूल हैं जो देहरादून में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे MOU किया है कि वो जो है पहाड़ में जाके डिफरेंट जगह पे जाके वो लैंड उनको दे रहे हैं और वहाँ पे स्कूल जो है
मतलब आप समझ लीजिए एक सरकार के साथ मिलकर वहाँ पे एक स्कूल ये शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ जैसे मतलब आप समझ लो पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी है, इस जगह पे टिहरी है, इस जगह पे जो है कुछ इन्होंने ऐसी जगह जो है इन्होंने आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे ये स्कूल्स खोले जाएंगे। लेकिन इसमें पूरा जो रहेगा वो सब गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस रहेंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, कल जो इन्होंने एनर्जी समिट करा था उसमें जो इन्होंने बात करी है उस रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादातर जो सौर ऊर्जा के ऊपर जो बात करी है उसका जो है एक सौर ऊर्जा पार्क भी बना रहे हैं। उसमें एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्वेस्टर समिट में ये नहीं होता कि आप आ जाए एमयू साइन कर दे और पैसा दे दे। इसके अलावा क्या है कि वहाँ पे एमयू साइन होते हैं, फिर जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बताते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है और इस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये चाहिए, उस पर काम होता है और फिर ये सिंगल विंडो सिस्टम के हिसाब से वो काम आगे चलता है। तो उस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं। जो 2 दिन का समिट है उसके अब आगे भी चलेंगे और उसमें काम होगा। आप समझ लीजिए सोलर एनर्जी के अलावा जो इन्होंने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जो बात करी है उसमें भी जो इन्होंने छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करें। मैं आपके बात सज्जन जिंदल जो आप समझ लीजिए जिंदल ग्रुप के जो अभी इसमें समिट में बोल रहे थे, उन्होंने जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो है स्पेशल है, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जी पार्क के बारे में जो है उन्होंने 6000 करोड़ का एमओ साइन करने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से काम करते हैं। नहीं इसमें काम हुआ है लेकिन इसका फॉलोअप और किस तरह से होता है वो सारी चीजें आने वाले टाइम पे देखी जाएंगी। बट मैं बहुत ही इसमें जो है पॉजिटिव हूँ कि उत्तराखंड में अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर के अगर उद्योग आते हैं और इवन फार्मा में इंडस्ट्रीज में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे हुए हैं। आप देखो एमआर ग्रुप जो है जो बहुत बड़ा ग्रुप है सऊदी अरेबिया का, उसमें जो है एमआर ग्रुप में जो है उनके जो है आज सीईओ देहरादून में है। तो ये वो भी जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हाउसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। सो ये सारी चीजें आप ये देखेंगे ये जो है एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, एक तरह से किसी तरह से जो है ये बिल्कुल बदलाव है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जीडीपी में ये बहुत बड़ा योगदान देंगे। ये जो ये बात कर रहे हैं कि हमें डबल करना है ना, जो हम जीडीपी को 3 साल के अंदर में अगर 1 साल के अंदर एक काम हो जाता है तो 3 साल में जीडीपी डबल हो सकती है। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री भी बार बार इसे दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जो खासतौर पर सरकारी चीज़ें, हमने देखा है कि न सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों से बल्कि सीएसआर फंड्स भी उनके होते हैं और अगर सरकार नहीं उनको मेंटेन कर पा रही है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, जैसे एजुकेशन की बात राजेंद्र जी ने कहा है कि वहाँ पर कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके साथ एमओयू साइन करके पहाड़ पर चढ़ने की बात कही जा रही है। तो ऐसा नहीं होता कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी सरकारी स्कूल्स हैं जिन्हें ज़रूरत है तो उन्हें सीएसआर के अंडर लेकर जो उनको बेटर किया जा सके ताकि दोनों पैरेलली चल सके, एक जो प्राइवेट खुल रहे हैं और जो सरकारी एग्जिस्टिंग है। देखिए आपने बहुत सही प्रश्न उठाया और ऑलरेडी इसके लिए सीएम ऑफिस की निगरानी में सीएसआर की एक स्पेशल यूनिट है जो उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर की जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास सीएसआर फंड पड़ा हुआ है उनसे सीएसआर को विभिन्न जो उत्तराखंड के विकास कार्य हैं उनमें लगाया जाता है। उसमें सबसे बड़ा डोनर आज उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन है जो कि हेल्थ सेक्टर में आपको मालूम है कि हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक आईसीयू वार्ड उनकी तरफ से बनाया गया है, डायलिसिस सेंटर उन्होंने डेवलप किया है। इसी प्रकार से ओएनजीसी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पीएसयू है, उसका सीएसआर फंड हमारे यहाँ स्कूल्स में जाता है। आप देखेंगे पहाड़ों में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, इवन की लैब्स वगैरह वो सीएसआर के द्वारा वहाँ पे निर्मित हो रही हैं और आगे भी की जाएंगी। इस प्रकार से सीएसआर फंड का हम बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं और ये जो इंडस्ट्री आएंगी 2 तरफा फ़ायदा हमको देने वाली हैं। एक और जहाँ यहाँ प्रत्यक्ष निवेश से जो है प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित होगा और इस प्रदेश की जो जीडीपी वो बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर जो उनका सीएसआर फंड है वह भी यहाँ के लोक कल्याण में इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से ये जो आने वाला जो निवेश है यह दोहरा लाभ उत्तराखंड की जनता को देने वाला है। उत्तराखंड स्टेट को इसका दोहरा लाभ प्राप्त होने वाला है और यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम सब लोगों को इसके लिए और प्रयास करना चाहिए, एक और अच्छा वातावरण बनाना चाहिए कि भाई ये कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने के लिए
उत्सुक तो हैं ही, परंतु वो रियल ग्राउंड में आकर के उसमें काम करें और उसका फ़ायदा यहाँ के नौजवानों को मिले, यहाँ के बेरोजगारों को मिले और यहाँ की जो आम जनता है, स्टूडेंट्स को मिले। बिल्कुल दिगंबर नेगी जी, सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो तो अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करेंगे, लेकिन यहाँ के सरकार और प्रशासन को पता है कि कौन सा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फीजिबल है, कौन सी ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। अगर आप पहाड़ की बात अगर करेंगे तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं बन सकते, ये सरकार को पता है, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। तो क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये सुझाव इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा कि आप कहाँ पर बनाएं? क्योंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से 20 कल्टीवेशन का एक पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया था, योजना थी पहाड़ों को किस तरीके से शहद उत्पादन का केंद्र बनाया जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसी चीजें वहां पर डेवलप की जाए और जो हैवी चीजें हैं वो जमीन पे आ जाए। देखिए, अभी आपने जो कहा, ये केदारनाथ आपदा के बाद टाटा का एक एनजीओ है, वो ऑलरेडी रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में ग्रामीण आजीविका के ऊपर काम कर रहा है और मैंने खुद वहाँ पर जो है उनके प्रोडक्ट्स की परचेजिंग की है, शहद खरीदा है, बाकी मसाले खरीदे हैं और भी चीज़ें वहाँ उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स वहाँ पे दाल की बड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं और एक उन्होंने आउटलेट्स जगह जगह पे वहाँ पे बना रखे हैं। तो टाटा जैसी कंपनी भी उत्तराखंड में आज से नहीं 2013 से काम कर रही है और हर बिजनेसमैन ये जानता है कि उसके लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है, वो उल्टा शासन प्रशासन को बताता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जिस माल्टे की बात अभी चल रही थी, मैंने काफ़ी 5-10 साल पहले इस पर रिसर्च किया था और मैं खुद चाह रहा था कि 1-2 इंडस्ट्री पहाड़ में डालें इस बारे में, परंतु जब मैंने उसका डेटा लिया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से तो मुझे अपर्याप्त लगा उसका उत्पादन कि उसके बेस पे कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। तो हर कोई एनालाइज करता है कि किस प्रकार से कौन सी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल या उसके लिए क्या चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अब जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं उसमें सबसे पहली ज़रूरत जो इस बात की है वो है कि वहाँ पे लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो अबेंडन हो गई है, वो पहले कृषि उपयोग में आ रही थी, अब कृषि उपयोग में नहीं आ रही है जी। तो सबसे पहले तो उसको कृषि उपयोग में, चाहे उसमें हम बागवानी करें या मसालेदार फसलें पैदा करें, क्योंकि उर्वरक क्षमता उसकी है, वो प्रैक्टिस में रही है, उसी के आधार पे लोगों ने अपने घर परिवार चलाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंजर भूमि नहीं है, बल्कि वो उर्वरक भूमि है, उसकी उत्पादन शक्ति बहुत अच्छी है। अब उसके लिए वहाँ पे निवेश की ज़रूरत है, क्योंकि निवेश जो आज जो गांव में बैठा हुआ किसान है वो खेती पे निवेश करने के सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी आर्थिक इतनी मजबूत नहीं कि वो वहाँ पे तार बाड़ कर सके, पानी पहुँचा सके या बाकी चीज़ें कर सके, मॉडर्न टेक्निक्स वहाँ पे अपना सके। और आज क्योंकि पहाड़ में जो खेती वो क्या फ्रेगमेंटेड है, तो गांव में थोड़ा आपसी मनमुटाव भी लोगों का रहता है, जिस कारण से एक मत नहीं हो पाते हैं। परंतु जब कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो उनको उनकी ज़मीन का लीज दे करके उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, वो उनको रोजगार भी मिल जाएगा और उसमें वो ज़मीन जो है फिर से कल्टीवेशन में आ सकती है और उससे उनकी जो जेबों में जब वो पैसा जाएगा तो तब उनकी सोचने की, काम करने की शक्ति, परचेजिंग पावर या इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ेगी और वो फिर अपनी चीज़ों का, अपने संसाधनों का फिर से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहाड़ों में तो जो अभी जो उद्योग धंधे विकसित होने चाहिए वो जड़ी बूटी आधारित होने चाहिए, वो कृषि, बागवानी, पशुपालन आधारित होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि नेचुरल हमारे यहाँ जो बुग्याल में जानवर चरते हैं उनका जो दूध होता है उसकी जो वैल्यू है वो बाकी मैदानों में। ठीक है सर, आपको रोकना चाहूंगी, चर्चा में आगे भी बने रहेंगे हम। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव अपना संबोधन दे रहे हैं। जीते हुए देख रहे हैं जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी जात पात में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए एक गरीब जाति है, एक स्त्री जाति, एक युवा जाति है, एक कृषक जाति है और मैंने सबको उभारता हुआ भारत को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं और जो विकसित भारत का सपना दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहाँ पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसकी ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें
तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा, ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बहुतों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। कितने लोग हैं जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मोदी साहब को, लेकिन किसी की परवाह न किए बिना विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ भारत, एक नए भारत का वो जो निर्माण कर रहे हैं। और उसमें उत्तराखंड, जहां के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े ही सहज सरल, सिंगल विंडो, जितने भी यहां पर कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं उनके लिए सिंगल विंडो हमारे धामी जी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। माने लॉ एंड ऑर्डर की बात और पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी के नए सोपान घड़ने की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, प्रदूषण मुक्त, एक बहुत ही सुंदर वातावरण। मैं तो जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज यहां आए हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा उद्योग धंधा यहां भी करना, बाहर भी करना, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, एक हाउस अपना उत्तराखंड में बना लेना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। इतना सुंदर ये उत्तराखंड है और इसमें समृद्धि के नए अवसर, वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म उत्तराखंड, वर्ल्ड का स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात हो रही है, हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म की बात हो, या रिटायरमेंट के बाद, मैं पहले देखता था लोग कोई पुणे बसने जा रहा है, कोई बेंगलोर बसने जा रहा है, अब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। इतनी अपरिमित संभावनाएं हैं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन तक, कितने लोग यहां के अलग अलग स्कूलों में पढ़े, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस यहां पर आए हैं और जो नहीं आए, मैं तो सबसे कहूंगा CSR फंड से जो पैसा है उसमें से एक स्कूल आप यहां जरूर बनाइए। इससे जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे, पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ेंगे। कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए। यहां हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास में मैं गया तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया। माने यहां के प्रकृति में अपरिमित जल, जंगल, जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है। और चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। इसके लिए हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पहले हम जाते थे 4 धाम तो पूरा दिन लग जाया करता था एक धाम पहुंचने में ही। आज इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अभी देहरादून का एयरपोर्ट, अभी पंतनगर में भी एयरपोर्ट, हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, मेरे से कह रहे थे कि स्वामी जी अब हरिद्वार में भी एक एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है तो थोड़ी दिक्कत सी बात है। एक तो हम श्रद्धेय मोदी जी से कहेंगे कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। हमको भी रात को कई बार 11-12 बजे आना होता है तो स्पेशल परमिशन से लेनी पड़ती है। तो ये जितने भी बड़े उद्योग हैं उनको आगे पीछे आना पड़े, तो बहुत कुछ किया है। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी नी आ उत्तराखंड छे। ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उत्तराखंड से बहुत कुछ पाया है, बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही
बड़ा आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है यहाँ पर संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं आश्वस्त हूँ यहाँ समृद्धि के संस्कारों के अपने सनातन ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो ये नए शिखर गढ़े जाएंगे उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहाँ पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5, 10, 20, 25 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए यहाँ। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ कि 30 सालों में एक तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ के स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमने जब यहाँ से यात्रा शुरू की थी अपनी योग की, अध्यात्म की, स्वदेशी की, जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वोकल के लिए हम लोकल बने और लोकल को ग्लोबल बनाएं। ये उत्तराखंड मात्र एक इन्वेस्टमेंट की भूमि नहीं है, ये पुण्य भूमि भी है। एक फकीर जो 30 साल पहले यहां पर आया था, 1 रुपए नहीं था, आज हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड का आशीर्वाद भी फलता फूलता है। ये इतनी बात कह करके मैं सभी से आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर के एक नए उत्तराखंड का, एक नए भारत का निर्माण करें और जो विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं उनको इतनी ताकत दें कि आने वाले 10-15 सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति बने। इतनी बात कहता हूं, अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो अभी आपने बाबा रामदेव को सुना, जिन्होंने अनुकूल परिस्थितियों का जिक्र किया है। यहाँ पर जल, जंगल और औषधि का जिक्र जो उन्होंने किया है अपने संबोधन में, और कहा है कि अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। और लगातार हम चर्चा में बने हुए हैं, तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज पेनुली, जब हम कहते हैं यहाँ पर, अभी जैसे दिगंबर नेगी जी ने कहा, फ्रैगमेंटेड लैंड है, आप एक जगह पर नहीं कर सकते। जब कोई कंपनी आएगी तो वो पूरा एक कंसोलिडेट हो जाएगी और फिर आप वहाँ पर प्रॉपर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो क्या फिर जो आप लोगों की मांग होती है कि आप चकबंदी करवाइए, आप भू कानून दीजिए, फिर वो बात पलट के वहीं आ जाती है? देखिए दिव्या, सोल्यूशन वही है। अगर आपने चकबंदी करवाई, अभी फ्रेगमेंटेड लैंड है, अगर किसी किसान को बोला जाए कि वो वहाँ पे अखरोट की खेती करे या वो माल्टा की करे या वो किन्नू की करे, किसी की भी करेगा कहाँ? उसका 2 खेत ऊपर है, एक खेत 3 किलोमीटर नीचे है, 2 खेत वहाँ है, आधे खेत सिंचित है, आधे खेत असिंचित है। ना तो वो सिंचित में जो चीजें हो सकती है वो कर पाएगा, ना असिंचित में वो कर पाएगा। एक बार जब तक अगर चकबंदी नहीं होगी, अगर उसका लैंड जो है उसको एक कंसोलिडेटेड एरिया में नहीं मिलेगा, कैसे वो करेगा? आप बताइए ना। बेसिक वही है, जब तक आप बेसिक पे नहीं जाओगे, बैक टू बेसिक नहीं आओगे, आप कुछ नहीं कर। आप 73 का एग्जांपल ले लो ना, हिमाचल का। हिमाचल ने चकबंदी कराई, पैमाइश करवाई, उसके बाद किसानों के पास लैंड आ गई, उन्होंने वहां सेब की खेती करी। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, 2000 में बना, 2002 में जो पहली औद्योगिक नीति आई, उसमें पहले नीचे 3 जिलों के लिए कर दी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। पहाड़ तो चढ़ा ही नहीं ना। अब जब इन्वेस्टर यहाँ पे आ गया, उसने अपनी फैक्ट्री लगा दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने सीधे सीधे बीजेपी ने विशेष औद्योगिक पैकेज दे दिया। विशेष औद्योगिक पैकेज देने के बाद क्या हुआ? जब तक तो विशेष औद्योगिक पैकेज था तब तक वो टिका, जैसे वो हटा उसके बाद वो गायब हो गया। अब आपने जो औद्योगिक उत्तराखंड की जो नीति की जड़ पड़ी है ना, वही गलत पड़ी है औद्योगिक के। हमने 10 जिलों के लिए राज्य मांगा था, ये पहाड़ के लिए राज्य मांगा था, और जब विकास हुआ तो विकास में 3 डिस्ट्रिक्ट आगे निकल गए जो ऑलरेडी डेवलप्ड थे, जिनमें डेवलपमेंट की कमी। देहरादून को किसी पहचान की या डेवलपमेंट का मोहताज नहीं था, ना हरिद्वार ना उधम सिंह नगर। मेन था पहाड़ में, पहाड़ में आपने कुछ करा नहीं। उसके बाद जब राज्य बन गया तो और आज की भी आप देख लो, 6000 एकड़ का जो लैंड बैंक है वो उधम सिंह नगर में है।
हब बनेगा, उधम सिंह नगर बनेगा। लेकिन पेनुली जी, जो आप कहते हैं कि आपने 10 जो जिले हैं उनके लिए प्रदेश मांगा था, पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो फिर इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है सिर्फ पहाड़ सेंट्रिक रखेंगे तो फिर आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र जो वहां पर काम करेंगे? क्योंकि अगर इतने बड़े उद्योगपति घराने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग हब भी लगाना चाहेंगे, वो अपने कोल्ड स्टोरेजेस भी लगाना चाहेंगे, तो वो पहाड़ में तो लग नहीं सकते जियोलॉजी देखते हुए, तो फिर तो उनको लगानी नीचे ही पड़ेगी। तो फिर पहाड़ की क्या सेक्टर्स बचे? देखिए दिव्या, टाटा उत्तराखंड के अंदर है, बजाज उत्तराखंड के अंदर है, अशोक लेलैंड उत्तराखंड के अंदर है, फार्मा हब उत्तराखंड के अंदर है। ये सारे जो बड़े बड़े घराने, औद्योगिक घराने हैं, वो उत्तराखंड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और ये स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की जो भी उनकी मेहनत रही उसकी वजह से, और बीजेपी ने जो औद्योगिक पैकेज दिया उसके आ गए ना। 23 साल तक तो आपने इन्हीं को पनपाया, अब टूरिज्म पनपा दो। अब एजुकेशन की बात कर रहे थे बिस जी, 2018 में 9 MOU साइन हुए थे, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और कितने करोड़ का था वो MOU, वो पहाड़ के लिए था, नहीं आया ना। टूरिज्म है, कहाँ है? बागवानी है, वो पहाड़ में आ सकता है। आयुष एंड वेलनेस, हमारे पास ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम मेडिकल टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म यहाँ आ सकता है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर यहाँ आ सकता है, ये सारे सेक्टर अपार संभावना है। IT आ सकता है, आपके डेटा सेंटर्स आ सकते हैं, आपका ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आ सकती हैं, क्यों नहीं आ रही? अगर सरकार एक पॉलिसी बनाए कि हमारे बच्चों को आप ट्रेन करिए, हमारे बच्चों को वहां पे, अगर देहरादून में आके किसी को पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी से आके यहाँ पे 15-20 हजार की अगर वो नौकरी कर रहा है और वहां पे उसको 10,000 में 12,000 में ही रोजगार मिल जाएगा तो वो देहरादून क्यों आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पलायन आयोग की रिपोर्ट खुद कहती है कि सबसे ज्यादा जो पलायन होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन 3 चीजों के लिए हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो है ही नहीं। अब आप बात करोगे, दिगंबर नेगी जी को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि पहले गांव में आंखों के, जब हम यूपी में थे तो गांव में आंखों के अस्पताल कैंप लगते थे, बहुत सारे कैंप लगते थे पहले हेल्थ सेक्टर में। जब से उत्तराखंड बना है तब से ना तो हमारी PSC चल रही है, PSC का तो बेड़ा गर्क है, उसके बाद CSC भी नहीं चल रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाम मात्र के रेफरल सेंटर बन गए हैं और वो कैंप्स भी हमारे चले गए। अब बात आ रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज करेंगे तो मेडिकल कॉलेज बने, अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग है वहां पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर तो है ही नहीं। आप अभी एक बताइए खबर ना, हमने चलाई थी, अभी एक खबर चलाई थी शायद चमोली से थी, जहाँ ANM सेंटर बने थे और तब तत्कालीन जब निशंक जी थे उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। बहुत बार उसका उद्घाटन भी हो चुका है, बिल्डिंग पूरी रेडी है, लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है, तो वो सोचनीय विषय है। राजेंद्र बिस जी, जब हम लैंड बैंक की बात करते हैं सर, क्योंकि अगर उत्तराखंड को देखा जाए मेजर जो हिस्सा है यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट का है और आगे आपके नेशनल पार्क्स भी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स है, बायो रिजर्व्स है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपकी लैंड बचती कहाँ है? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे सेटलमेंट्स अब जो है कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है उसके नाम पे हटाए जा रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, इस पे अतिक्रमण हुआ है, आप हटा लीजिए, ये इस विभाग की जमीन है, यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, आप हटा लीजिए। तो अब आप कैसे उसको अलॉट करेंगे? क्योंकि पहले भी किसी ने अलॉट किए होंगे, किसी सरकार ने, आज उसे हटाया जा रहा है, अब ऐसे फिर अलॉट होगा, फिर आगे चल के आप कहेंगे कि नहीं ये रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है, आप इसे हटाइए, तो फिर आखिर यहाँ पर जमीन बचती कहाँ है? नहीं दिव्या जी, देखिए जहाँ तक लैंड बैंक की बात है तो लैंड बैंक नेचुरली तो वो उन जगह होगा जो तराई के क्षेत्र हैं या जो मतलब जो जगह है, जैसे उत्तराखंड में आप समझ लीजिए कि देहरादून या देहरादून के आसपास, रुड़की और इस जगह पे जो भी प्लेन जो प्लेस है वहाँ पे लैंड बैंक डेफिनेटली ज़्यादा होगा। जहाँ तक हम बात करें पहाड़ों के जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8-9 डिस्ट्रिक्ट जो पहाड़ों में जो हम कहते हैं वहाँ पे लैंड बैंक मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये तो फॉरेस्ट है या फिर पहाड़ है, तो उन पे तो लैंड बैंक मिलना मुश्किल है। लेकिन जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम इकोनॉमी और इंडस्ट्री को जोड़ के बात करते हैं तो वहाँ पे कम से कम लैंड में कौन सी इंडस्ट्री वो चल सकती है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये देखें कि अगर आप साउथ अफ्रीका का एक कंट्री देख लें जो हम गबान बोलते हैं, गबान जो है एक ऐसी कंट्री है कि जिसमें 80 to 90% बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं
और आज के समय में देखिए आप जो है वहाँ का जो 90% रेवेन्यू आता है वो टूरिज्म से आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ फैक्ट्रीज लगानी है या आपने कुछ काम करना है। आपको सिर्फ जैसे हमारे पास जो है पहाड़ हैं या हमारे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे हम उस तरह के जो इंडस्ट्री लगाएं। फॉरेस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री कर सकते हैं हम उसको किस तरह की टूरिज्म इंडस्ट्री हमने डेवलप करनी है वो हम डिपेंड उस पर सारा कुछ हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको एक सोचने का तरीका है और उस तरह से काम करने का तरीका है। तो वो जो है पहाड़ में उस तरह की जो इंडस्ट्रीज लग सकती है, जैसे सोलर पार्क की बात हम कर रहे हैं, पहाड़ में सोलर पार्क भी लग सकते हैं। और वहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके हम स्टोरेज बना सकते हैं और स्टोरेज बना के फिर हम उसको ग्रिड में डाल के और उसको हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मतलब जो इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो एक तरफ से पॉजिटिव है उसके लिए, वो एडवर्स जो है उनके लिए एक उसके लिए नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए उस तरह के उसमें हम काम करने की जरूरत है। बिल्कुल दिगंबर नेगी जी, हमने ये इन्वेस्टर समिट जब से इसकी तैयारियां शुरू हुई थी, हमने देखा था कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्क्लेव भी हुआ था जिसमें तमाम जो देश है उनके प्रतिनिधि आए थे और ये डिस्कस किया गया था कि डेवलपमेंट कैसे हो, डिजास्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसका मिटिगेशन मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। जो परिस्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि बार बार हर सरकार पर यह आरोप लगता है कि आप लोग साइंटिफिक रिपोर्ट्स को दरकिनार कर देते हैं जब आप डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी टनल बनाते हैं, जैसे कि हमने हाल फिलहाल में देखा। तो आगे चलकर आपको क्या लगता है जो पुरानी गलतियां थी उससे सीखा जाएगा? क्योंकि हर कंपनी को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप कंप्लाई करिए उन रूल्स एंड रेगुलेशन से, वरना आप पे कार्रवाई होगी। दिव्य दर्शनी जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। क्लाइमेट चेंज एक मेजर कंसर्न आज दुनिया के सामने है और उत्तराखंड क्योंकि एक हिमालय स्टेट है और हिमालय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस देश को लेकर के है, क्योंकि जो मानसून पवनें इस देश को हरा भरा बनाती हैं, उन पवनों की वर्षा को हिंदुस्तान की धरती को सरसब्ज करने के लिए, वर्षा करने के लिए अगर कोई मेजर फैक्टर के रूप में खड़ा है तो हिमालय है। अगर हिमालय ना हो तो मानसून पवनें सीधे चीन निकल जाएं और हिंदुस्तान में रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हिमालय स्टेट होने के कारण से हमारी चुनौती, हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। और क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से जो वर्षा का चक्र है वो बहुत बदल चुका है। अतिवृष्टि हो रही है, बेमौसम में क्लाउड बस्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं और उसका प्रभाव वनस्पति पे भी पड़ रहा है। हमने जिन पेड़ पौधों और घास फूस को बचपन में देखा था वो आज विलुप्ति के कगार पे हैं। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है फूलदेई, उसमें जो फूल है, पीले रंग का फूल होता है, वो जो बहुतायत में गांव के खेतों और जंगलों में पाया जाता था, आज वो गांव के खेतों के मेड़ों में दिखता नहीं है। इसको कि हम बचपन में तोड़ के लाते थे और लोगों घरों के आंगन में डालते थे। तो इस प्रकार से ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इको फ्रेंडली और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट उत्तराखंड में होना चाहिए और उसी को लेकर के सारी चीज़ें प्लान आउट भी हो रही हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिन बातों की और आप संकेत कर रही हैं, और सब चीज़ें इस नए इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट मॉडल में नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल उत्तराखंड में बनने जा रहा है। ये आपको आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है डॉक्टर पेनुली। हमने देखा है कि जो नए अब स्टार्टअप्स कर रहे हैं या जो रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं वो दोबारा ट्रेडिशनल मेथड में चले गए हैं। पहले हमने देखा था कंक्रीट नहीं हुआ करता था, पहले गोबर की लिपाई या फिर मिट्टी के घर हुआ करते थे। अब वापस बैक टू ट्रेडिशनल फॉर्म में सब लोग आ गए हैं। इसी को आगे प्रमोट करने के क्या और तरीके हो सकते हैं, स्पेशली गाँव में अगर आप बात करें, क्योंकि होम स्टे योजना चली थी कोविड के टाइम पे, बहुत प्रचलित हुई थी और उत्तराखंड में खास तौर पर कि आप यहाँ पर आइए, होम स्टे रहिए, अपना आराम से पीसफुल एनवायरनमेंट में काम कीजिए। तो उसी को और कैसे प्रमोट किया जा सकता है? देखिए दिव्या, जैसा मैंने पहले भी बोला, ये जो एक मॉडल है पहाड़ का, वहाँ की इंडस्ट्रियाँ अलग हैं, वहाँ की इंडस्ट्रियाँ अलग हैं और मैदान की इंडस्ट्रियाँ अलग हैं। और अगर किसी भी अन्य प्रदेश से जितना रकबा हमारे प्रदेश का है, किसी भी अन्य प्रदेश का रकबा उठा के देख लीजिए, उससे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन जो पहाड़ के, वहीं जो हमारे पहाड़ के 10 जिले हैं
वो लगातार नेग्लेक्ट होते गए और आज ये कंडीशन आ गई है कि गांव के गांव 7,000 के करीब गांव जो हैं वो निर्जन हो गए हैं। तो जब निर्जन गांव हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी रही होगी।